ये तस्वीर शायद आपको अभी तक याद हो। आखिर इसको भूला कैसे जा सकता है? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहली ली गई डायरेक्ट तस्वीर। इस तस्वीर में इर्द गिर्द की तेजी से घूमती हुई गैस हमें नजर आ रही है और साथ में ब्लैक होल का साया भी काफी नुमाया है। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया के लिए यह साबित कर दिया कि ब्लैक होल्स वाकई हमारी कायनात में पाए जाते हैं और साथ में ये भी कि इंटरनेट पर किसी भी चीज के मीम्स बन सकते हैं। यकीन माने इस तस्वीर से ज्यादा शायद मैंने मीम्स इसके ज्यादा देखे होंगे, काफी ज्यादा मीम्स। अब जहां बहुत से लोगों के लिए इस तस्वीर ने ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को एक हकीकत बना दिया, वहां एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ 30-40 साल से यकीन से ब्लैक होल्स की मौजूदगी का पता था। लेकिन ये कैसे? एस्ट्रोनॉमर्स ने किस तरह ऐसे ऑब्जेक्ट्स को दरियाफ्त किया जिनमें से जरा सी भी लाइट नहीं निकलती? अच्छा यार, बताता हूँ। अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में सितारों में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। इसकी वजह से गैस प्रेशर खत्म हो जाता है और सितारा अपनी ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करने लगता है। अब ये सितारा जब कोलैप्स करता है तो इसके अंदर शॉक वेव्स पैदा होती हैं और जैसे जैसे ये शॉक वेव्स कोलैप्सिंग सितारे के सरफेस तक पहुंचती हैं तो थोड़ी देर के लिए दोबारा से फ्यूजन शुरू होती है। इस फ्यूजन से जो निकलने वाली एनर्जी है वो इस कदर ज्यादा होती है कि जो सितारा है वो एक बड़े धमाके में फट जाता है। ये धमाका एक सुपरनोवा कहलाता है और इससे निकलने वाली कुल एनर्जी किसी आम गैलेक्सी में मौजूद तमाम सितारों से ज्यादा होती है। सुपरनोवा के बाद काफी हद तक सितारा बिखर चुका होता है और उसका कोर तब्दील होके कुछ और बन जाता है। अगर सितारा 8 से 15 सोलर मैसेस का हो तो उसका कोर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, यानी कि एक ऐसा सितारा जो खालिस तौर पर न्यूट्रॉन से बना हो। और अगर सितारा 15 सोलर मैसेस से भी ज्यादा भारी है तो फिर वो एक ब्लैक होल बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार के केस में सितारा मुकम्मल तौर पर कोलैप्स नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि सितारे के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब मिलकर न्यूट्रॉन्स बनाते हैं तो मजीद कोलैप्स रुक जाता है। इसके बरक्स ब्लैक होल्स में कोर मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाता है, यहाँ तक कि एक सिंगुलैरिटी बन जाती है, यानी कि बनने वाला ऑब्जेक्ट अब इस कदर डेंस है और उसकी ग्रेविटी इस कदर ताकतवर है कि लाइट भी अब उसकी ग्रेविटी से एस्केप नहीं कर सकती। ये ऑब्जेक्ट्स कितने डेंस हैं इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि अगर आप सूरज को कंप्रेस करके रावलपिंडी जितना बना देंगे तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार होगा, और अगर इसी सूरज को मजीद कंप्रेस करके इस्लामाबाद के I-8 सेक्टर में बंद कर देंगे तो ये फिर एक ब्लैक होल होगा। ब्लैक होल्स की दो इकसाम होती हैं, स्टेलर मैस ब्लैक होल्स यानी कि वो ब्लैक होल्स जिनका मैस सितारों से मिलता जुलता है, और फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स यानी कि वो ब्लैक होल्स जो कि सितारों से करोड़ों या अरबों गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स आज से कुछ 50 साल पहले दरियाफ्त हुए थे, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ था? कोई अकेला ब्लैक होल है तो उसमें से लाइट तो निकलनी नहीं है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मगर फर्ज करें कि अगर इसी ब्लैक होल के गिर्द कोई सितारा घूम रहा हो तो फिर क्या हम कोई ऑब्जर्वेशनल जादू लड़ा सकते हैं? किसी ब्लैक होल के गिर्द अगर कोई साथी सितारा होगा तो ब्लैक होल उसकी गैस को अपनी तरफ खींचेगा। ये गैस जैसे जैसे ब्लैक होल की तरफ गिरेगी इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और ये मजीद गर्म होती जाएगी। ये गैस ब्लैक होल के गिर्द एक डिस्क की शक्ल इख्तियार करेगी जिसको एस्ट्रोनॉमर्स एक्रीशन डिस्क कहते हैं। किसी ब्लैक होल एक्रीशन डिस्क में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर्स करोड़ों डिग्री के होंगे, यानी कि जो गैस होगी वो एक्सरे रेडिएशन एमिट करेगी। 1972 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एक्सरे सोर्स दरियाफ्त किया जिसका नाम सिग्नस X1 है। ये सोर्स एक एक्सरे बाइनरी कहलाता है क्योंकि एक्सरे सोर्स के साथ साथ
इसमें एक जाइंट स्टार भी पाया जाता है। इस एक्सरे सोर्स की ब्राइटनेस हर सेकंड कई बार फ्लक्चुएट करती है और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके कंपेनियन स्टार के ऑर्बिट को ऑब्जर्व करके ये भी पता लगाया है कि इस सोर्स का मास तकरीबन 15 सोलर मासेस है। अच्छा, तो अब ये हमें कैसे पता चला कि ये एक ब्लैक होल है? एक तो इस एक्सरे सोर्स का कोई ऑप्टिकल काउंटर पार्ट नहीं है, यानी कि इस एक्सरे सोर्स की पोजीशन पे कोई और सितारा नहीं है जो ये रेडिएशन पैदा कर सकता है। इसके अलावा सितारों के बारे में जो कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को पता है उसके मुताबिक सिग्नस X1 का कंपेनियन जाइंट स्टार भी ये रेडिएशन नहीं पैदा कर सकता। लेकिन हो सकता है आप शायद सोच रहे हो कि ब्लैक होल ही क्यों, हो सकता है ये कोई न्यूट्रॉन स्टार हो। No, but thank you for asking. बहुत से न्यूट्रॉन स्टार्स को ऑब्जर्व करने के बाद हमें यकीन से पता है कि कोई भी न्यूट्रॉन स्टार 3 सोलर मासेस से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि सिग्नस X1 का न्यूट्रॉन स्टार होने का कोई चांस नहीं है। अगर हम सिग्नस X1 की फ्लक्चुएशंस को एनालाइज करें तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक्सरे सोर्स का साइज क्या है। हम इसके लिए थोड़ी सी मैथ इस्तेमाल करनी होगी। नहीं, सही में बिल्कुल थोड़ी सी। अगर हम सिग्नस X1 के फ्लक्चुएशन पीरियड को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि इस एक्सरे सोर्स का साइज 300 किलोमीटर के लगभग है। अब अगर 300 किलोमीटर के साइज में 15 सूरजों का मास मौजूद हो तो ज्यादा मुमकिन यही है कि ये ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल है। सिग्नस X1 की डिस्कवरी तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने कई ऐसे एक्सरे बाइनरीज ढूंढे हैं जिसमें इनविजिबल कॉम्पैक्ट एक्सरे सोर्सेज हैं और उनके गिर्द सितारे घूम रहे हैं, और इन सारों के बारे में एस्ट्रोनॉमर्स को यही लगता है कि ये ब्लैक होल्स हैं। अब आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की तरफ। This is where the fun begins. सबसे पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में दरियाफ्त हुआ। 1930s में एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल्की वे के सेंटर में एक कॉम्पैक्ट सोर्स ढूंढा जिसका नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। इस सोर्स की खास बात यह है कि ये रेडियो वेव्स इमिट करता है और साथ में कभी कभार थोड़ी बहुत इंफ्रारेड रेडिएशन भी इसमें से हमें नजर आती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने काफी अरसे तक सैजिटेरियस ए स्टार के इर्द गिर्द घूमने वाले सितारों को ऑब्जर्व किया, और जब उन्होंने ये किया तो उनको ये पता चला कि ये सितारे किसी इनविजिबल सोर्स के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमते रहते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस के जरिए एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाने वाला ये इनविजिबल सोर्स कुछ 40 लाख सोलर मासेस का है। इसके अलावा इसकी इंफ्रारेड फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व करके ये भी पता चला कि इसका साइज कोई 0.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी का सूरज से फासला तकरीबन 0.4 AU है, यानी कि सैजिटेरियस ए स्टार के केस में मरकरी के ऑर्बिट से भी कम जगह में 40 लाख सूरज ठूंसे गए हैं। सितारों की इस कदर डेंस अरेंजमेंट कायनात में और कहीं नहीं पाई जाती। इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को यकीन है कि मिल्की वे के सेंटर में दरअसल एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। दीगर गैलेक्सीज के भी सेंटर्स में बाद में ब्लैक होल्स दरियाफ्त हुए, और आज एस्ट्रोनॉमर्स को यकीन है कि तमाम गैलेक्सीज में बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसी गैलेक्सीज दरियाफ्त की हैं जो एक्टिव गैलेक्सीज कहलाती हैं। इन गैलेक्सीज की खास बात यह होती है कि इनकी ब्राइटनेस हमारी गैलेक्सी के मुकाबले में हजारों से अरबों गुना ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा ब्राइटनेस तब ही मुमकिन है अगर इन गैलेक्सीज के बीच में बहुत ही बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हों और उन पर मुसलसल गैस गिर रही हो। इनफैक्ट हमने जिस ब्लैक होल तस्वीर के साथ ये वीडियो शुरू की वो भी एक एक्टिव गैलेक्सी में पाया जाता है। उस गैलेक्सी का नाम M87 है। तो आखिर हमने देख ही लिया कि ब्लैक होल्स सबसे पहले इनडायरेक्ट तरीकों से दरियाफ्त हुए, और अब एस्ट्रोनॉमर्स की निगाहों से ये पोशीदा ऑब्जेक्ट्स भी नहीं बच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में साथ अगर इस वीडियो या किसी और टॉपिक पे आपके कोई सवालात हों तो उनको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली दफा। खुदा हाफिज़।